नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। एकनाथ शिंदे को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी में उद्धव ठाकरे। शिंदे के गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को सौंपी ठाणे जिले में पार्टी की कमान। दिघे की विरासत को मजबूत करने का दिया संदेश। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की हुंकार, जनता से बोले सत्ता में आने के बाद सभी को मिलेगी नौकरी, बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा भत्ता। पश्चिम बंगाल में बनाए जाएंगे 7 नए जिले। राज्य की सीएम ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव हुआ पास। राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर होगी 30। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 545 अंकों की तेजी के साथ 58,115 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 182 अंकों की तेजी के साथ 17,340 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है महाराष्ट्र में मचे घमासान से। उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए बीजेपी लगातार वार पर वार कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बात होगी शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड कैश कांड पर बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी, और बात करेंगे संसद में मचे हंगामे की। क्यों महंगाई के मुद्दे से भाग रही है मोदी सरकार। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। उद्धव के तेवरों से मुंबई से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी राउत की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके कई सहयोगी तो पहले ही एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, और जो लोग उनके साथ हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। उद्धव के करीबी संजय राउत भी ईडी की हिरासत में पहुंच गए हैं। कल 17 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की और फिर देर रात उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। आज राउत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से राउत की 8 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 अगस्त तक के लिए ईडी की रिमांड को मंजूरी दी। कोर्ट में पेशी से पहले राउत ने कहा कि ये हमें समाप्त करने की साजिश है, लेकिन हम लड़ेंगे। मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूँ। ईडी ने गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। मैं बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूँ कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन ना सरेंडर करूंगा, ना ही शिवसेना छोड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। राउत की गिरफ्तारी की खबर लगते ही आज महाराष्ट्र में कई स्थानों पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के घर पहुंचे और कहा कि उन्हें राउत पर गर्व है। मुश्किल वक्त में वो संजय राउत के साथ खड़े हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बाद में ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब महाराष्ट्र की जनता को ही फैसला लेना है कि क्या सही है। उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर लोग भूल गए हैं कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। जब हमारा वक्त आएगा तब क्या होगा। बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी कारस्तानी, सारी लाज शर्म छोड़कर निर्लज्जता से कार्रवाई चल रही है। ये दमनशाही नीति है। जो लोग मेरे साथ हैं वो दगाबाजी नहीं कर सकते। मुझे मरना मंजूर है। जो झुकने वाले थे वो हवा में चले गए। उद्धव और संजय राउत किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता याचिका समेत सभी याचिकाओं पर 1 अगस्त को होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सियासी घमासान से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। शिंदे गुट शिवसेना पर अपना हक जता रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे पार्टी पर शिंदे की दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। पार्टी पर दावेदारी के लिए शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में अर्जी भी लगाई है। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव ठाकरे का दावा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करे, उसके बाद चुनाव आयोग पार्टी पर अधिकार को लेकर कोई सुनवाई शुरू करे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई से जुड़ी सभी
याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और सांसद आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ये पूरा राजनीतिक ड्रामा 1.5 महीने चलने वाला है। सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ आई है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। आदित्य ठाकरे इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि राज्य में बीजेपी और शिंदे सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि अब तक सीएम शिंदे अपना मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पाए हैं। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के बाद अब एकनाथ शिंदे ने भी सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। शिंदे ने अदालत में ताजा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उद्धव गुट की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग को असली शिवसेना चुनने की इजाजत दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 8 अगस्त तक अपने दावे और आपत्ति देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इन याचिकाओं पर 3 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। 20 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की याचिकाओं ने एक राजनीतिक दल के विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्यता सहित कई संवैधानिक मुद्दों को उठाया है, जिस पर एक बड़ी बेंच के विचार किए जाने की जरूरत है। तो क्या महाराष्ट्र में गिरने वाली है बीजेपी शिंदे सरकार? ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में हर रोज नए ट्विस्ट जरूर देखने को मिल रहे हैं और ये सब हो रहा है बीएमसी चुनावों के लिए। वहीं झारखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है और इसका केंद्र इस समय ना तो रांची है और ना ही दिल्ली, बल्कि कोलकाता और गुवाहाटी से खेल चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस की कमान संभाल रखी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी ने इस ऑपरेशन से पर्दा उठा दिया है और अब झारखंड के एक वकील की कोलकाता में हुई गिरफ्तारी ने एक और परत खोल दी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायक करीब 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। कोर्ट ने तीनों विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन सब के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हाथ है। वो ही झारखंड में ऑपरेशन लोटस की कमान संभाले हुए हैं। दूसरी ओर हिमंता ने भी जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में 2 दशकों तक रहा हूं। कांग्रेस में मेरे कई मित्र हैं और मैं उनके संपर्क में रहता हूं। साफ है, हिमंता ने कांग्रेस के आरोपों को कुछ हद तक स्वीकार भी कर लिया है। अभी विधायकों की गिरफ्तारी का मामला ठप भी नहीं पड़ा था कि झारखंड हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए हैं और इसके तार भी कहीं न कहीं ऑपरेशन लोटस से ही जुड़ते दिख रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को कोलकाता की हेयर स्ट्रीट थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। राजीव कुमार ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित शैल कंपनियों और खनन लीज मामले में दाखिल हुई PIL की पैरवी कर रहे हैं। खूंटी के मनरेगा घोटाले की PIL में भी याचिकाकर्ता के वकील वही हैं। इतना ही नहीं, 10 जून को राजधानी रांची में हुए टकराव के मामले में भी याचिका लगाने वाले पंकज कुमार के वकील भी वही हैं। यानी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जितनी भी महत्वपूर्ण याचिकाएं अदालत में दाखिल की जा रही हैं, उनमें वकील राजीव कुमार ही हैं। ऐसे में राजीव कुमार की गिरफ्तारी के तार भी झारखंड सरकार को गिराने के खेल से जोड़कर देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर रांची पुलिस ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ लिया है। रांची के सिटी SP अंशुमन कुमार ने कहा कि इस मामले में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। रांची में राजीव कुमार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी के पीछे विपक्ष की रणनीति है और ये रणनीति है बीजेपी के झारखंड में ऑपरेशन लोटस को पटरी से उतारने की। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की सरकार को गिराकर NDA की सरकार बनवा दी, वैसे ही कोशिश वो झारखंड में भी कर रही है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस की सक्रियता के चलते बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाई है। झारखंड में तो बीजेपी का गेम ओवर हो गया, लेकिन संसद में भी हंगामे का खेल चल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में अब 10 दिन और बचे हैं, लेकिन अब तक मोदी सरकार महंगाई पर चर्चा से बच रही है। 2 दिन के अवकाश के बाद जब आज सदन शुरू हुआ तो महंगाई के मुद्दे पर हंगामा मच गया और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के निलंबित सांसदों की जरूर वापसी हो गई। संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से सदन में केवल हंगामा बरप रहा है, कभी अग्निपथ स्कीम को लेकर तो कभी नेताओं के बयान को लेकर। ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब संसद में शांतिपूर्ण तरीके से काम हुआ हो। आज भी कार्रवाई शुरू हुई तब उच्च सदन से लेकर लोकसभा तक हंगामे से गूंज उठे। हालांकि इस हंगामे के बीच विपक्ष को राहत भी मिली। लोकसभा से निलंबित सांसदों की वापसी हो गई। दरअसल कांग्रेस के चारों सांसद
मणिकम टेगोर, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और टीएन प्रतापन को लोकसभा में महंगाई को लेकर हंगामा करने पर सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है। इसके बाद महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की गई। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस दिया था। वहीं चर्चा को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस होगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगी या नहीं। महंगाई मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। दूसरी तरफ गुजरात में हुए शराब कांड ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार गुजरात में बीजेपी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर ली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त काफी सक्रिय हैं और उनकी ये सक्रियता बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को उनकी नाकामियां याद दिलाते रहते हैं। देश बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में अब देश को कांग्रेस और राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में कांग्रेस अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। गुजरात में 24 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। गुजरात में सत्ता विरोधी लहर है। ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुट गई है। आज राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 2 ट्वीट करके गुजरात की बीजेपी सरकार को माफियाओं की सरकार करार दिया है। राहुल गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर बरामद ड्रग्स सितंबर 21 3000 किलोग्राम 21,000 करोड़, मई 25 56 किलोग्राम 500 करोड़, जुलाई 22 75 किलोग्राम 375 करोड़। डबल इंजन सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो लगातार ड्रग्स शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? गुजरात के युवाओं को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट करके गुजरात की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने लिखा, सवाल नंबर 1, एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स कैसे उतर रही है? नंबर 2, क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म है? माफिया को कानून का कोई डर नहीं, या ये माफिया की सरकार है? राहुल गांधी के इन आरोपों और सवालों में काफी सच्चाई है और बीजेपी सरकार की चुप्पी भी इन आरोपों को बल दे रही है। पिछले दिनों गुजरात में जिस तरह से जहरीली शराब कांड ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उसके बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर सवाल उठाना और आरोप लगाना काफी हद तक सही है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में धड़ल्ले से चल रहे नशे के कारोबार पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। इससे ये साबित होता है कि सरकार की मिलीभगत के बिना राज्य में नशे का कारोबार नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी सरकार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ क्या कदम उठाती है। गुजरात में बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है तो पश्चिम बंगाल सरकार ईडी के निशाने पर है। एक तरफ केंद्र की जांच एजेंसी टीएमसी विधायकों और मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर बंगाल पुलिस भी सुपर एक्टिव दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अब ममता बनर्जी भी एक्टिव नजर आ रही हैं। वो सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक केंद्रीय जांच एजेंसियों की अति सक्रियता से टीएमसी को हो रहे नुकसान से, और दूसरा उनके ऊपर बढ़ते काम के बोझ से। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई मंत्री पद खाली पड़े हैं। कई वरिष्ठ मंत्री या तो स्वेच्छा से पद छोड़ चुके हैं, या फिर मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, या फिर मंत्री का निधन हो गया है। ऐसे में अधिकांश मंत्रालयों का जिम्मा ममता बनर्जी के ऊपर ही आ गया है। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में ममता ने कहा कि वो खुद सभी विभागों का काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए 4-5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है। दरअसल ममता कैबिनेट के टॉप 5 में से 4 पद खाली हो गए हैं। ममता कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रहे सुब्रतो मुखर्जी और साधन पांडे का इसी साल निधन हो चुका है। पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस कारण ममता ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। जबकि वित्त मंत्री अमित मित्रा अपना पद छोड़ चुके हैं। वो इस समय सरकार के सलाहकार हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार जरूरी हो गया है। ममता बनर्जी इस बार कैबिनेट विस्तार में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू कर सकती हैं। परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम सहित
कुछ मंत्रियों से अतिरिक्त विभाग वापस लिए जा सकते हैं। ममता बनर्जी कामराज प्लान पर भी काम करने के संकेत दे रही हैं। जिस प्लान की बात ममता कर रही हैं, वो 1963 में मद्रास के सीएम के कामराज ने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश किया था। ये वो समय था जब भारत को चीन के साथ लड़ाई में हार मिली थी। देश में महंगाई भी बड़ी समस्या बन गई थी, जिसके चलते कांग्रेस की लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। ऐसे में कामराज फार्मूले के तहत सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को संगठन के काम में लगने के लिए कहा गया। कामराज के इस प्लान को नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास करा दिया, जिसके बाद नेहरू कैबिनेट के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इनमें जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। इन सभी को संगठन के काम में लगाया गया, जिससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिले और उसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी। और ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि सरकार के दिग्गज मंत्रियों को अब संगठन के काम में लगाया जाए। पार्टी का पूरा फोकस 2023 के पंचायत और 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से जूझती आम जनता की। 1 अगस्त को कई नियमों में बदलाव किया गया है, साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी कमी की गई है। लेकिन ये कटौती घरेलू नहीं बल्कि कमर्शियल है, जिससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। यानी कि सरकार ने एक बार फिर राहत का दिखावा कर मिडिल क्लास का मजाक बनाया है। देश में महंगाई से हाहाकार मचा है। जनता पूछ रही है कि कब राहत दोगे सरकार, कब महंगाई से मुक्ति दिलाओगे सरकार। लेकिन जनता की परेशानियों को दूर करने की बजाय सरकार सवालों से बचने के लिए उन्हें लॉलीपॉप दे रही है। केंद्र ने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम में मामूली कटौती की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए कम कर दिए गए हैं। गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती होने के बाद अलग अलग शहरों में भी कीमतों में बदलाव हुआ है। अब दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1976 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे थी। कोलकाता में 19 किलो वाला सिलेंडर पहले 2132 रुपए में मिलता, लेकिन आज से ये 2095 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 1936 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2141 रुपए रह गई है। हालांकि 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए, मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1079 रुपए और चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। बता दें कि मई में इसकी कीमत 2 बार बढ़ी थी। 7 मई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सरकार ने राहत के नाम पर केवल मजाक किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब कम होंगे दाम। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।